हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। आज का जो ये लेक्चर है वह है ये यूपी लोकल लॉज के बारे में है। और यूपी लोकल लॉज का जो पहला वीडियोस मैंने डाला था वो था यूपी पंचायत राज एक्ट के बारे में था। उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट सेक्शन प्री और मेंस दोनों बताया था। तो आज का जो लेक्चर है वो है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 यानी कि यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 है। इसमें यह एक्ट देखिए, आपको पता भी है कि यह हायर जुडिशरी सर्विस में प्री मेंस दोनों में आता है और सिविल जज यूपी के सिविल जज एग्जाम में केवल मेंस में आता है। इसलिए मैंने इस लेक्चर में प्री के भी और मेंस के भी सेक्शंस क्लियर कर दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा अत्यधिक बर्डन ना लेना पड़े। और आप उसी के एग्ज़ाम से अगर प्री का एग्ज़ाम देना है हायर के लिए तो प्री के लिए वो सेक्शन देखिए, मेंस में कौन सेक्शन देखना है, कौन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको पढ़ेंगे और उसके नोट्स बना करके आप तैयारी अच्छे से करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो आपको समय मिल गया, इसलिए आप इसको मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इस यूपी का जो लोकल लॉज की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल पे, उसको आप अच्छे से देखिए। और ख़ासकर वो लोग जो मेरे चैनल से अभी जल्दी जुड़े हैं और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें। क्योंकि अगर आप कमेंट करते रहते हैं तो वास्तव में आपके लिए अच्छे से वीडियोज़ मेरे द्वारा अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात ये देखिए कि यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट है ये। ठीक है, और ये 1953 का एक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन प्री के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन सेक्शन मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। देखिए, क्योंकि आपको पता है, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्री में केवल एचजीएस में ही प्री में आता है एग्जाम में, और सिविल जज में प्री में एग्जाम में नहीं आता है। तो अब देखिए, पहले प्री में आप क्या देखना, सेक्शन 3। देखिए सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4, सेक्शन 4A ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चकबंदी कब शुरू होती है, चकबंदी क्रिया जो है कंसोलिडेशन ऑपरेशन का जो नोटिफिकेशन होता है वो 4 के तहत होता है। 4A में क्या दिया है कि 4A में दिया है कि कब कोई भी क्षेत्र जो है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट या उसका कोई पार्ट फिर से चकबंदी क्रिया घोषित किया जाता है। तो ये 4A में दिया, इसलिए दोनों में पूछ देता है कि चकबंदी क्रिया कब होगी, एक बार हो चुकी है क्या दोबारा हो सकती है, 20 साल का टाइम बाद होगी कि 10 साल, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो इसलिए 4A बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शन 5, 6, 6A ये भी सेक्शन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ 7, 8, 8A। अब देखिए, बीच बीच में आपको मैं थोड़ा सा मेंशन करता रहूँगा क्योंकि आपको इस लेक्चर में बेसिकली जो पर्पज़ है आपका प्री और मेंस का सेक्शन बताना। बाकी हम इन सेक्शनों में इन टॉपिकों पर अलग से छोटी छोटी वीडियो डालेंगे क्योंकि एक लेक्चर में इसको कंप्लीट करना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए। 8A यानी क्या है, सिद्धांतों का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स है। ठीक है, फिर 9A यहाँ देखेंगे, 9C, 11। अब देखिए 11 में अपील दी गई है, जानते रहिएगा अपील के प्रावधान किया गया। 11A भी इंपॉर्टेंट है, ये रेस जुडिकाटा की बात करता है कि किन मामलों पे उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद 12D जोतों का संयोजन। फिर देखिए, फिर 19 से लेकर 24 ये भी इंपॉर्टेंट, प्री मेंस दोनों में आता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिया कि चकबंदी क्रिया को पूरा करने में कौन कौन सी शर्तें होती हैं, 19 दिया। आप 20 में देखेंगे कि उसमें क्या दिया है, प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम के बारे में दे रहा है, प्रारंभिक चकबंदी योजना के बारे में। तो ये आपको 19 से 24 तक ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 27 से 30 भी आप देखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्री के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना, मेंस के लिए कुछ सेक्शन को छांट के पढ़ना है। ठीक है, फिर 32 इसको भी आप पढ़ेंगे। फिर 38, 40, 41 क्योंकि इसमें जो है चकबंदी अधिकारियों को न्यायिक पावर दी गई है, समन करने की, अब उसको विटनेस को बुलाने की सारी पावर दी है। तो 38 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 40, 41 भी देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पूछ देता है। क्या दिया है कि ये जो चकबंदी अधिनियम है और रेवेन्यू कोड में इसको इसने निश्चित कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी देखना आपको है, इसमें लागू होने के बाद दे रहा है। फिर 42A अगर क्लरिकल मिस्टेक होती है उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, 46 और 47 देखिए 46 में दे रहा है
अगर कोई भी व्यक्ति जो क्या करता है, किसी पब्लिक उसमें बाउंड्री में जो क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। लोक संपत्ति में कोई क्या करता है, फेरबदल करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था है। इसको देख लेंगे, 47 देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक 48 भी आप कर सकते हैं, 48 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 48 देख लेंगे, ठीक है। जो उसके बाद 49 देखिए, 49, 48, 49 दोनों इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी मेंस के लिए। तो इसको भी आपको देखना है कि ये 48 में क्या दिया है, रेफरेंस दिया है, ठीक है, और रेफरेंस एंड रिवीजन। और 49 में दिया है कि जब चकबंदी क्रिया अगर शुरू हुई है, सेक्शन 4A के क्लास 2 के तहत नोटिफिकेशन हुआ है, तब सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट के ऊपर क्या होता है, वो बार किया जाता है, रोक दिया जाता है। तो उस दौरान कोई भी सिविल रेवेन्यू कोर्ट किसी भी मामले को इसके रिगार्डिंग क्या है, वो एंटरटेन नहीं करेगा। तो 49 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए 50 देख लेंगे आप, 52 से लेके 53A तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 52 में दिया है कि जब चकबंदी क्रिया समाप्त हो जाती है तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, मतलब क्लोज ऑफ द कंसोलिडेशन ऑपरेशन, चकबंदी क्रिया की समाप्ति 52 में दिया हुआ है। फिर 53 भी आ जाएगा, 53 में दिया कि कब जो खाता धारक आपस में अपने जोतों का एक्सचेंज करेंगे, विनिमय करेंगे। और 53A भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि जब खुद वहाँ के खातादार जो चकबंदी क्रिया को कर सकते हैं और उसको मान्यता दिलाई जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे सेक्शंस आपको प्री के लिए यहाँ पे देखना है। और 54 देखिए, ये नियम बनाने की शक्ति है राज्य सरकार को, पावर टू मेकिंग रूल। तो ये प्री के लिए इतने सेक्शन आप एक बार क्या करें, ब्रेक मिट्टी लगा करके उसको 60 में पढ़ करके और 60 नोट बना ले लिए, तो ये आपका प्री नहीं रुकने वाला। अब देखते हैं कि मेंस के लिए क्या, क्योंकि मेंस में भी आपको कुछ खास सेक्शन ही बताए पढ़ने हैं, ठीक है। आइए मेंस देखिए, मेंस में आप देखेंगे बेसिकली हमने इतने सेक्शन को क्या है, हाँ यहाँ किया है, लेकिन इनमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन छांटने की ज़रूरत है, उसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। जिसमें जो हम सर्किल कर देंगे, राउंड बना देंगे, वो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए फिर इसमें भी क्या, सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 में 4A भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर से चकबंदी क्रिया कैसे होती है, ठीक है। फिर 5, अब चकबंदी क्रिया होती है तो उसमें मामले कैसे होंगे, एबेट होंगे कि नहीं होंगे, क्या चीज़ें, सारा 5 में दिया हुआ है, ठीक है। 6 भी देखेंगे, 6A भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे विलेज मैप का पुनरीक्षण होता है, तो ये चूँकि मेंस का एग्जाम, ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर 8A सिद्धांतों के विवरण हो गया, ठीक है। उसकी अपील कहाँ पे होती है, ऑब्जेक्शन कहाँ फाइल होता है, अपील 11 दिया है, ये भी इम्पॉर्टेंट। फिर इसके बाद इसको आप देख सकते हैं, ये आप समझ उसे पूछ सकता है 60 नोट्स में, ठीक है। फिर 19 देखिए, ये पूछा भी गया है कि चकबंदी योजना बनाते समय किन किन शर्तों का ध्यान दिया जाना जरूरी है, तो 19 में दिया, ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फिर 19A में दे रहा है, देखिए इसको देख लीजिए। और फिर 20, ठीक है, 21A, 23 और 24, ये सब मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इसको आपको देखना ही देखना है। अब बाकी जो देखिए इधर के सेक्शंस में क्या है, इधर के सेक्शन में आपको 28, 29, ठीक है, यहाँ देख लीजिए। फिर ये आप देखिए 29 से लेके ए से, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार देख सकते हैं, क्योंकि मेंस में एग्जाम में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की एक बार ब्रीफिंग पता होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में आपको अगर सही तरीके से न भी आ रहा है तो उससे रिलेवेंट चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 30 देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 45A में पनिशमेंट है, 45 में पनिशमेंट है, ये देखना है। 46 में भी दिया हुआ, ठीक है। हाँ 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, 49 बहुत इंपॉर्टेंट है, 52 वही जो चकबंदी क्रिया समाप्ति घोषणा होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 52A चकगुल और चकरोडों का निर्माण होता है, कब होता है, कौन कराता है, कितने महीने के अंदर होना चाहिए, और कितने % टेनर होल्डर एप्लीकेशन देते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ 53 और 54, इतना जो सर्किल लगा गया, इन सेक्शन को आप विशेषतः मेंस के लिए अच्छे से तैयार कर सकते हैं और ये प्री के लिए तैयार कर सकते हैं। अब इस को अगर कैटेगरी चेंज कर देने से, कैटेगरी बना लेने से, छांट लेने से आपको फ़ायदा है कि आपको इतने ही टॉपिक पर मेंस के लिए और प्री के लिए तैयारी करना है। इसलिए जो लोग यूपी सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं या यूपी हायर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप जब आप तैयारी करेंगे तो आप देखिए, जब यहाँ तैयारी करेंगे तो आप एक्ट नंबर भी देख लेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक्ट नंबर भी पूछ देता है,
एक्ट नंबर, जैसे आपको थोड़ा एक्ट नंबर बता देते हैं, एक्ट नंबर क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, एक्ट नंबर 5/1954। देन ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ देता है, ठीक है, प्री के लिए ये। फिर उसके बाद फिर देखिए कुछ पॉइंट्स और इसमें दिया गया है, इसका लागू कब हुआ, इसका प्रवर्तन कब हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन्फोर्समेंट कब हुआ है, पूछ देता है, इन्फोर्समेंट इसमें दिया है 8 मार्च 1954 को, 1954 को, ये डेट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ सेक्शन 3 में थोड़ा सेक्शन 3 को जो मैंने यहाँ पे टिक लगाया, सेक्शन 3 यानी कि क्या है, ये बेसिकली जो है वो डिफिनीशन क्लाज है, परिभाषा खंड है। देखिए डिफिनीशन क्लाज है, ये डिफिनीशन क्लाज है। इसमें भी आप थोड़ा सा देख लेंगे कि इसमें भी कुछ सेक्शंस पूछे जाते हैं कि किसमें क्या परिभाषित है, एसीओ कहाँ पे है, जो सीओ कहाँ पे है, ठीक है, समकोण क्या है, इस सारा चीज़ आपको देखना है। अब इतना इसको आप तैयार कर लिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सेक्शनों के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेक्शंस हैं उनमें भी आपको छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, और ताकि आपको ये मेंस के लिए और प्री के लिए फ़ायदेमंद करे। तो इसलिए आप इस वीडियोज़ को देखिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, ताकि आपको अगर कहीं कोई डाउट हो रहा है, कहीं कोई और चीज़ जानकारी लेनी, तो आप कमेंट दे करके हमें सूचित करिए, बताइए, और इस वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर भी करिए, ताकि मैं आपको सारे वीडियोज़ लोकल ला के प्रोवाइड कर सके। थैंक यू।